क्या पढ़ाए थे? लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे? आवाज आ रही है ऑनलाइन में? क्या हो रही है यस स्लो? सर। ठीक है। यही था। के को क्या बोलते हैं? हीट। अच्छा, ट्रांसफर है, लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बताओ। क्या? डिग्री सेल्सियस इंटू क्यू का यूनिट क्या होगा? क्यू भी तो आना चाहिए ना। क्यू रेट ऑफ हीट फ्लो है। हीट फ्लो नहीं है वो, रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब जूल को टाइम से डिवाइड करिए। हाँ, देखो अगर यूनिट निकालना है तो क्यू डॉट को वॉट लिखोगे। जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट। के का यूनिट निकालना है, इसको इधर रहने दो। एरिया मीटर स्क्वायर। डीटी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। तो डिग्री सेल्सियस या डेल्टा की कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। नीचे मीटर। जब यहाँ से चेंज करोगे तो के का जो यूनिट है वो क्या होगा? वाट पर मीटर डिग्री से। और अगर एसआई में लिखना है तो या केल्विन लिख सकते हो के। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी वाट पर मीटर केल्विन, या फिर जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन में लिख सकते हो। इसके नीचे लिखना इट डिपेंड्स ऑन it depends on material of the conductor. It depends on material of the conductor. इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। मटेरियल कैसा है, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। कॉपर का के अलग होगा और एल्युमिनियम का के अलग अलग होगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वन डी कन्वेक्शन, वन डायमेंशनल कंडक्शन। कंडक्शन अलोंग the length of a rod. देखो अगर रॉड के दो एंड को अलग अलग टेम्परेचर पे रखें, इस पॉइंट का टेम्परेचर T1, इस पॉइंट का टेम्परेचर
T2। तो क्या होगा, इधर से इधर हीट फ्लो करेगा Q डॉट से, ठीक है, अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो। देखो इसको पहले ही क्लास में बाजा बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, कोई ना, झेलना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो तो इसमें हम क्या करेंगे, फोरियर्स लॉ यूज करेंगे। T1 टेम्परेचर, या इसका लेंथ भी होगा, मान लो ये लेंथ L है। अभी 1D माने है ना, इसका मतलब जो हीट कंडक्शन है वो इस लेंथ के अलोंग हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है कंडक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ ए रॉड। इधर से कोई हीट फ्लो नहीं ले रहा, हीट फ्लो होता है इधर से, लेकिन हम वो अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस लेंथ के अलोंग हीट कंडक्शन। तो उसके चलते जो इक्वेशन आएगा फोरियर्स लॉ से, वो क्या आएगा, अगर छोटा सा यहाँ पे कोई एलिमेंट काटते हैं dx लेंथ का, यहाँ का टेम्परेचर T और इधर का टेम्परेचर T माइनस डी टी, तो फॉर एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, क्यू डॉट को क्या ले सकते हो, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के को कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल सकते हो। तो देखो इस छोटे से लेके हमने देखा, यह हमें क्या करना है, इस पूरे रॉड के लिए देखना, एक एंड पे टेम्परेचर T1 है, एक एंड पे टेम्परेचर कितना है T2 है, तो इसको लिख सकते हो Q डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी। ठीक है, और यहां से x लेंथ पे जाकर के हमने क्या काटा, एक एलिमेंट काटा है, इस एंड से x लेंथ पे जाकर के क्या काटा है, dx का एलिमेंट काटा है। तो अब ये पता करना, ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन होगा तो इधर होगा dx के टर्म में और इधर होगा dt के टर्म में, ठीक। तो dt के टर्म में टेम्परेचर का लिमिट दिख रहा है कि T1 से T2 रख लेंगे, लेकिन dx के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि x कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस एंड से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, मैंने T1 एंड से मेजर करा है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। अगर इंटीग्रेट करोगे Q डॉट इंटीग्रेशन, या अभी के लिए पूरा Q डॉट को इंटीग्रेट करो, dx माइनस के ए डी टी, लिमिट क्या है, x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। 0 जब होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, टेम्परेचर T2।
सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई करो। और अगर ये इक्वेशन लगा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या कौन सा कंडीशन है, स्टेडी स्टेट का कंडीशन है, क्योंकि जो फोरियर्स लॉ है कब लगता है, स्टेडी स्टेट में लगता है। यानी क्यू डॉट जो होगा यहां से इतना, हर जो क्रॉस सेक्शन है वहां से क्यू डॉट ही पास कर रहा होगा। टेम्परेचर T1 एंड T2 टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा। T1 यहाँ का टेम्परेचर, T2 यहाँ का टेम्परेचर। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, Q डॉट L माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस KA T2 माइनस T1, ये आएगा। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो Q डॉट विल कम एज KA बाई L T1 माइनस T2। तो अगर रेट ऑफ फ्लो निकालना है तुमको, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए रॉड हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड थर्मल कंडक्टिविटी K, और उसके एंड पे T1 T2 टेम्परेचर मेंटेन करके रखे हो, तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। माइनस को अंदर कर लिया, तभी तो T1 T2 पलट गया। T2 माइनस T1 था ना, तो माइनस अंदर करे तो T1 माइनस T2 हो गया। ठीक है, देखो यहां से एक बहुत ही सही चीज निकल के आता है, इसको हम कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से। किससे कंपेयर करते हैं, ओम्स लॉ से। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी निकालते हैं इसका। अरे यार दिमाग खराब कर रहा है। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर वायर है, यहाँ का टेम्परेचर V1, सॉरी यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2, तो यहाँ पे अगर RTH है तो करंट फ्लो होता है I। ठीक है, या इसको R बस रखो, ये चीजें रखते हैं। और अभी हमने क्या देखा कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो इधर से करंट के जैसा ही हीट फ्लो होगा Q डॉट। यहाँ पे लिख रहे हैं RTH। अब देखो ओम्स लॉ में क्या होता था कि जो V डेल्टा V होता था दैट इज इक्वल टू I इंटू R। डेल्टा V जो होता था, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था दैट इज इक्वल टू R इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और R क्या था, इन दोनों पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सेम चीज यहां पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हमें क्या करना, पहले I के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। I क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, ऐसा लिख सकते हो। I जो होगा किसके बराबर होगा, डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, ये हाइयर है ये लोअर है, तो हाइयर माइनस लोअर डेल्टा V, V1 माइनस V2 R के बराबर। इधर सेम चीज हमने एक फॉर्मूला निकाला है कि अगर Q लिखना है तो Q डॉट कैन बी रिटन एज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई KA। तो अगर इससे कंपेयर करते हो, या I की जगह क्या है, Q है, V1 की जगह T1, V2 की जगह T2, तो R की जगह क्या आ रहा है, L बाई KA। यानी जो RTH होगा, कंपेयरिंग इट विथ ओम्स इक्वेशन, comparing it with Ohm's law, RTH is equal to L by KA, और इसको बोलते हैं थर्मल रेसिस्टिविटी।
तो अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टिव बढ़ेगा, लेंथ इज इंक्रीज, सॉरी रेसिस्टिविटी मत लिखो इसको, थर्मल रेसिस्टेंस लिख दो, थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस तो जब भी किसी रॉड से हीट पास कराओगे तो इतने का थर्मल रेसिस्टेंस आएगा। अगर लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो एक सवाल लिखना, a rod of length L, a rod of length L and cross section area capital A a rod of length L and cross section area capital A is stressed is stressed stressed is stressed to double its length, is stressed to double its length, then find percentage increase in, then find percentage increase or decrease, then find percentage increase or decrease in its thermal resistance, in its thermal resistance। सोचो एक मिनट कैसे करना है इसको। हम्म So the resistance become 4 times. रेसिस्टेंस तो 4 टाइम्स हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा, 300% से इंक्रीज करेगा। देखो स्ट्रेच करते हैं ना, तो अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाइल स्ट्रेचिंग हम एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं, वो है वॉल्यूम।
जब स्ट्रेच करते हैं तो जो वॉल्यूम है ना उसको कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेगा तो क्या होगा, और सेम वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम है तुम्हारे पास, पहले वॉल्यूम कितना था, ए इंटू एल, बाद में जो वॉल्यूम होगा ए डैश इंटू एल बाई टू, यानी ए डैश जो होगा डेट विल बी 2a। तो अगर R1 कैलकुलेट करोगे RTH1 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, L बाई के ए, और RTH2 कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, L बाई टू डिवाइडेड बाई, सॉरी लेंथ इंक्रीज करें ना, तो 2L A बाई टू इंटू के, यहाँ से आएगा 4L बाई ए के, या फिर इसको लिख सकते हो 4RTH1। तुमसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज कितने का होगा, तो अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, डेल्टा परसेंटेज विल बी RTH2 माइनस RTH1 डिवाइडेड बाई RTH1 इंटू 100, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम एज 3RTH1 डिवाइडेड बाई RTH1 इंटू 100, RTH चला जाएगा, इधर बचेगा 300%, ठीक है। देखो छापना ठीक है लेकिन समझ के छापना है, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके छापे जा रहे हो। छाप लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत हो तो पूछो पहले, नहीं तो आधे बच्चे मूड में रहते हैं कि कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद समझ लेंगे, किसी जमाने में कॉपी पलटेंगे, उस टाइम समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर होता नहीं है। क्या का कॉपी बना लिए हो, हाँ, एक मिनट आ रहे हैं, स्ट्रेस लिखे थे यार, स्ट्रेस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या लिखे थे तुम, स्टार्टेड नहीं थे यार, स्ट्रेस था, हाँ सुनाई नहीं, लिखे थे यार बोर्ड पे, अब बोलो पढ़ नहीं पाए, हाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अरे तो नहीं करोगे ना, फिजिक्स में दिक्कत होता है थोड़ा सा, रेगुलर रहा करो, रेगुलर नहीं रहोगे तो एक चैप्टर भी तुम्हारा गायब हो गया होगा। कैलोरीमेट्री चैप्टर का नाम सुने हो, हाँ? वो 2 ही दिन का था, तो 2 दिन जो गायब हुआ होगा ना लगातार, उसका पूरा चैप्टर ही गायब हो गया होगा। केमिस्ट्री और बायो में बड़े बड़े चैप्टर है, तो उसमें एक आध दिन गैप मारते हो तो चलता है, यहाँ पे गैप मारोगे ना, 3 दिन से ज्यादा गैप मार दिए तो समझो एक चैप्टर गया, और कोई कोई छोटा छोटा है वो तो 2 दिन में गायब हो जाता है, और ऐसे बाजा बजता है तो हम एक दिन में खत्म कर देते हैं उसको। तो भाग्य था कि पहले से बाजा शुरू नहीं हुआ कि 2 दिन में उसको पढ़ाएं आराम आराम से। चलो नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। रॉड को अगर कंबाइन करें तो क्या होगा, पहले सिंगल रॉड था, अभी 2 अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी के रॉड को हमने क्या करा, कनेक्ट करा, तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बनता है, 2 नहीं 3 भी बनेगा, मिक्स भी बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जो जो उधर रेसिस्टेंस में पढ़ते हो ना वो इधर भी चलता है, तो इसलिए 12th वाले पोर्शन की तरह ये थोड़ा थोड़ा इजी लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज सेम थ्रू ऑल रॉड्स, यानी क्यू डॉट की जो वैल्यू होगी वो सारे के सारे रॉड से सेम होगा, तो हम समझेंगे 2 रॉड लेकर के।
अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो यहाँ से हीट आएगा Q डॉट, इधर से भी हीट फ्लो होगा Q डॉट, सेम हीट फ्लो होगा दोनों रॉड से। अभी के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले रहे हैं, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना इसका इसका और इसका अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है, मे भी ऐसा कुछ हो। और दूसरा जो रॉड यहाँ से जोड़ रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लो, यहाँ बता रहा हूँ, अगर इसका एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि इधर ही ये जो होगा ना ये वाला एरिया ये हीट कंडक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर कोई जंक्शन टेम्परेचर होगा TJ, TJ जो होगा ना ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे आएगा, जो A2 है उस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे आएगा, ठीक है। और जो कंडक्शन होगा वो थ्रू दिस होल क्रॉस सेक्शन होगा, ना कि बस ये A1 से इधर से आ रहा था वैसे निकलेगा, ठीक है। तो जो हमारा अभी केस पढ़ रहे हैं उसमें ए को दोनों में सेम लेके चलना। तो और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, यहाँ से अगर मान लो ये टेम्परेचर T है, ठीक है, मीन टेम्परेचर भी निकाल, जो जंक्शन टेम्परेचर है कभी कभी वो भी पूछता है, या फिर हीट फ्लो कितने का हो रहा है वो भी पूछता है, ठीक है ना। तो अगर हीट फ्लो Q डॉट निकालोगे फॉर रॉड 1, रॉड 1 के लिए Q डॉट क्या लिख सकते हो, रॉड 1 के लिए Q डॉट कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो ना, K1A T1 माइनस T डिवाइडेड बाई L1, और Q कितना होगा दूसरे रॉड के लिए, K2A डिवाइडेड बाई L2 और T माइनस T2, हाइयर टेम्परेचर पे कौन है, T है, ठीक है। अब हमें अभी हमारा कंडीशन क्या था कि रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो दोनों सेम होगा, तो ये वैल्यू दोनों सेम है। अब सेम है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, इक्वेट करोगे तो टेम्परेचर कितना होगा जंक्शन पे वो पता चल जाएगा, 1 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से T की वैल्यू पता चल जाएगी, कैलकुलेट करो T कितना होगा, आया, ठीक है। या फिर वो जो कर रहे हो वो भी ठीक है, L1 L2 LCM, हाँ L1 L2 LCM लेकर के कर सकते हो। इसको जस्ट एक बार सिंप्लीफाई करो ना थोड़ा सा, और इधर LCM लगो तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे इधर उल्टा जाएगा, तो K1 T1 L2 प्लस
K2 T2 L1 divided by K1 L2 plus K2 L1। तो जैसे याद रखना वैसे याद रख सकते हो, वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, बस पता होना चाहिए कंसेप्ट की कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, तो कितना फॉर्मूला याद करोगे। अगर टी पता चल गया तो क्यू निकाल सकते हो। अगर टी पता चल गया तुम्हें तो क्यू कितना होगा, दोनों में किसी एक में पुट करोगे ना टी की वैल्यू, तो तुम्हें क्यू पता चल जाएगी कि रॉड से कितने का क्यू फ्लो हो रहा है। सो और इसके बाद एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो T1 माइनस, इधर से रख रहा हूं मैं, K1 L1 डिवाइडेड K1 T1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2। ये सब चीज रख के सिंप्लीफाई करोगे तो Q जो आएगा यहाँ से डेट विल कम एज, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा Q का वो इतना आएगा। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये RTH1 है, वेयर L1 बाई K1A इज इक्वल टू RTH1, L2 बाई K2A is equal to RTH2. So Q dot will be T1 minus T2 divided by RTH1 plus RTH2, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो T1 minus T2 divided by RTH equivalent। So for series combination RTH equivalent कितना हो जाएगा, RTH1 plus RTH2 plus RTH3 and so on। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो भी थर्मल रेसिस्टेंस होगा वो ऐड हो जाएगा। करंट के केस में भी यही होता है। सवाल लिखना लिखना a copper rod a copper rod copper rod is joined a copper rod is joined a copper rod is joined to a steel rod
steel rod in series combination if they have identical geometry if they have identical geometry then find junction temperature if if free end free end of copper and steel if free end of copper and steel are at temperature are at temperature 0 degree Celsius 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. Sir, 1 to 5 upon 11. सर सुनाई नहीं दे रहा सर. हाँ अब सुनाई देगा. लेंथ सेम है तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा
वो ये बचेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो T1 विल बी हाउ मच, सॉरी T विल बी, K की वैल्यू कितनी है, K1 स्टील के लिए, पहले सोच लो थोड़ा सा K1 और K2 होगा कौन, क्योंकि K1 जो था वो हाईयर टेम्परेचर की तरफ था, तो इधर 100 डिग्री सेल्सियस क्या था, कॉपर या स्टील, और कॉपर 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये K1 है, K2 है, T1 है और इधर T2 है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो K1 की जो वैल्यू होगी, स्टील के लिए कितना दिया था 50, तो 50 इंटू 3, सर 90 था। 90 था, उसको चेंज करते हैं, 90 पे भी कर रहे हो ठीक है, प्लस K2 कितना था 390 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 390, इसी को सिंप्लीफाई करना। तो जो आंसर आएगा ना वो केल्विन में आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। डिग्री सेल्सियस में कैसे आएगा, देखो डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो 0 पुट करोगे, वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है ना, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा था ना, तो डेल्टा टी वाला जो टर्म था वो इंडिविजुअल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, आ रही बात समझ में। जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो डेल्टा जो T1 माइनस T2 आ रहा, इसमें तुम डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो टर्म बाहर निकल के आएगा डेल्टा C या फिर डेल्टा के वो बराबर होगा। लेकिन हमने क्या करा था ना कि इस टर्म को मल्टीप्लाई करा था इंडिविजुअल टर्म से, अलग अलग लेंथ और के से। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा के का जो यूनिट है वो किस टर्म में है, और उसी टर्म में टी को पुट करेंगे। आ रही बात समझ में। और अगर नहीं तो बेसिक से चल रहे हो तो बेसिक से सिंप्लीफाई करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक मतलब वो पहले जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए क्यू निकालो फॉर रॉड 1, क्यू निकालो फॉर रॉड 2, फिर दोनों को इक्वेट करो, वहां से जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और नहीं तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इन के, और अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो उसमें से घटा लेना -273, दैट विल कम एज डिग्री से। ठीक है, फोन से कैलकुलेट कर लो ना। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि फोन से कैलकुलेट करना पड़े तुमको। सर 260.66। 65 इन केल्विन कितना 2, सर 260.66 केल्विन में। ठीक है, और इसमें से क्या कर लोगे, ये घटा लोगे तो फिर ये तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में नहीं जा सकता ना, 0 और 100 के बीच में ही होना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लो कैलकुलेशन, चेक कर लो, चेक कर लो। आठ से 10 के बीच में आना चाहिए। टू 84, यस सर 284.36। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 284.36 माइनस, जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, यानी जो जंक्शन टेम्परेचर है वो इतने के बराबर आएगा। और देखो कभी कभी ना फॉर्मूला याद करना ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है, अगर यहाँ से डायरेक्ट कर देते ना क्यू क्यू दोनों सेम करके तो वो भी हो जाता है। क्यू सेम करने का मतलब क्या है, T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई
L by Ka equals to T minus T2 डिवाइडेड बाई L by Ka। अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करते ना तो ज्यादा वो कैलकुलेशन ये सब इतना नहीं करना पड़ता। फॉर्मूला याद रखो या नहीं रखो, इस वाले सवाल के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट लिखना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन in this combination temperature difference between ends of each rod is same। अगर रॉड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के रखे गए हैं तो उनके एंड का जो टेम्परेचर होगा T1 T2 वो सारे रॉड के लिए मेंटेन रहेगा। ठीक है, पिछले वाले केस में क्या था, सेम हीट फ्लो हो रहा था, रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों रॉड से सेम था। यहाँ पे दो रॉड है तुम्हारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लगा के रखे हो तो यहाँ का टेम्परेचर T1 और इधर का टेम्परेचर T2। यहाँ पे एरिया चेंज कर सकते हो, इसका एरिया A1 और इसका जो एरिया है वो A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग करके रख रहे हैं, लेंथ यहाँ सेम है, इसका K1 और इसके लिए K2। तो अभी जो हीट फ्लो होगा ना, अभी हीट फ्लो अलग अलग होगा, इधर से Q1 डॉट और इधर से Q2 डॉट। इस केस में जो टोटल हीट फ्लो होता है, टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो Q डॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर टोटल हीट ट्रांसफर निकालना है कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ दोनों रॉड को मिला करके, ऐड कर देंगे Q1 प्लस Q2। और Q1 कितना होगा, Q1 को लिख सकते हो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई K1 A1 प्लस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L K2 A2। So Q dot will be T1 माइनस T2 कॉमन कर सकते हो, इधर क्या बचेगा, ये अगर देखोगे तो इधर क्या है, इसको लिख सकते हो 1 बाई RTH1 प्लस 1 बाई RTH2। ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लिए, या फाइनली इसको लिख सकते हो T1 माइनस T2 इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट, RTH इक्विवेलेंट।
so for parallel combination, one by RTH equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, 1 by RTH3 and so on. क्या और इसमें 1 by ऐसे आ रहा, यहाँ से जब कॉमन करोगे ना, ये जब टर्म कॉमन करोगे तो बीच में यहाँ पे प्लस साइन है, उसमें क्या था ना, प्लस साइन यहाँ पे था, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हो गया? नेक्स्ट लिखना, इक्विवेलेंट, नेक्स्ट हेडिंग है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। देखो इसमें क्या होता है ना कि दो रॉड था कॉम्बिनेशन में, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर एक रॉड से चेंज करना चाहते हो तो के इक्विवेलेंट कितना होगा, K1 K2 L1 एंड L2। अगर इसको सिंगल रॉड से चेंज करना चाहते हो तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। और एक छोटा सा कंडीशन रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखना। क्रॉस सेक्शन एरिया इज कांस्टेंट, यानी जो रॉड ज्वाइन करके रखे हैं, इसका भी एरिया, इसका एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। देखो तो अगर इसके लिए तुम RTH निकालते हैं, R इक्विवेलेंट TH यहाँ से कितना होता है, R1 प्लस R2, R1 कितना होता है L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A। और ये सिंगल रॉड है, इसका लेंथ L के बराबर है, तो तुम्हें यहाँ से क्या आएगा, जो RTH इक्विवेलेंट होगा डेट विल बी L डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट A। तो अगर ये रॉड इन दोनों के इक्विवेलेंट है तो RTH दोनों का सेम होना चाहिए। इस दोनों रॉड की जगह हम सिंगल रॉड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से जो RTH आ रहा है थर्मल रेसिस्टेंस और यहाँ से जो थर्मल रेसिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, RTH, या ऐसे डायरेक्टली लिख दो, और सेम थर्मल रेसिस्टेंस
L1 by K1A plus L2 by K2A will be equal to L by K equivalent A. A कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो K इक्विवेलेंट आएगा that will be L by L1 K1 plus K2. और अगर एरिया कांस्टेंट नहीं रखोगे तो A1 A2 A3 वाला भी टर्म आएगा। अभी जो हमने डेरिवेशन करवाया उसमें एरिया को कांस्टेंट रखनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। पैरेलल के लिए खुद से निकालो। होगा क्या ऐसा? K1 प्लस K2 कभी बाहर आएगा ही नहीं। K1 प्लस K2 बाहर नहीं आ सकता। अरे लेंथ दोनों का सेम ले लिया हो ना, तो उस केस में बाहर आ जाएगा। अगर ये लेंथ L1 प्लस L2 के बराबर रखोगे तब बाहर आएगा, ऐसे नहीं आएगा बाहर। जो ये लेंथ है ना, इसको क्या रखे हो पता ना, फिर भी तुमने कैसे करा। देखो एरिया एरिया तो चला गया ना, ये निकालना है, इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे ला दिए तो ये आ रहा है मेरा। K1 K2 कभी एक साथ अकेले आएगा ही नहीं, पता नहीं तुम। हाँ एक बार चेक कर लेना क्या गलती कर रहे हो। अब तुम्हारा काम है पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिराइव करो, क्या आएगा। पैरेलल में क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा, लेंथ सेम होगा। इसको रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल से। के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, इसका एरिया ए। हो गया K1 A1। सेम काम करना है यहाँ से, जो 1/r इक्विवेलेंट होगा डेट विल बी 1/r1 RTH1 प्लस 1/RTH2। यहाँ पे ये वाली चीज यूज करेंगे। और यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा, L बाई K इक्विवेलेंट इंटू A। यहाँ से जो आएगा और यहाँ से जो आएगा दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो इसको उल्टा कर दोगे ना तो दिस विल बी K इक्विवेलेंट इंटू A बाई L इक्वल टू ये वाला वैल्यू। तो RTH1 की जगह क्या ले सकते हो, K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L। इसके जगह पे ये टर्म और इसके जगह पे ये टर्म। लेंथ सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो K इक्विवेलेंट विल बी
K1 A1 plus K2 A2 divided by A. हो गया? चलो एक प्रॉब्लम लिखना. Three rods, three rods, three rods as shown in figure. Three rods as shown in figure A has, sorry, have identical dimensions. Have identical dimensions. Full stop. Heat flowing through this arrangement. Heat flowing through this arrangement. This arrangement is 40 watt. Is 40 watt. Same rods. Same rods. Same rods are arranged. Same rods are arranged as shown in figure B. Same rods are arranged as shown in figure B. Then find heat flowing through. Then find heat flowing through. Then find heat flowing through this arrangement. Then find heat flowing through this arrangement. T1 को लिख लो 0 डिग्री सेल्सियस और T2 100. सेम इधर भी है.
सोच पा रहे हो? हाँ सर, T1 80 आ रहा है ना sir, और T2 800। क्या क्या? अरे T1 T2 नहीं निकालना है। अरे T1 T2 दिया हुआ है भाई। इस कॉम्बिनेशन से कितना हीट फ्लो होगा ये कैलकुलेट करना। सवाल ठीक से पढ़ो ना। सर 400 आ रहा है सर। 400 क्या यूनिट? मुर्गी बकरी, वो मीम नहीं पढ़ते हो क्या फिजिक्स वाला? सर वाट। व्हाट? 400 वॉट? थोड़ा सा कहीं गलती की हो, एक बार चेक कर लो। आधे लोग तो सोच ही नहीं पा रहे हैं करना क्या है। कुछ नहीं करना है, जो जो अभी तक फॉर्मूला सुने हो ना, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा लो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हीट ट्रांसफर में ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, एक ही फॉर्मूला है, फोरियर्स वाला। उसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो आया था रॉड के लिए वो यूज करना है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो। यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है ना, जंक्शन टेम्परेचर निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो अगर यहाँ का हीट फ्लो आपको निकालना है ना, देखो हीट फ्लो निकालना है, यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ RTH होगा, वो कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कुछ RTH होगा, वो कैलकुलेट कर लो। तो अगर यहां से कैलकुलेट करोगे ना RTH1, ये हो गया RTH2, तो Q1 निकालोगे, Q1 विल बी T1 माइनस T2, उल्टा है क्या, या T2 माइनस T1 कर लो, जो हायर पे उसको रखो, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई RTH1, यहां से आएगा। इधर से अगर देखोगे तो Q2 जो होगा डेट विल बी अगेन T2 माइनस T1 RTH2। ठीक है, तो ये तो पता है RTH2 कैसे निकलेगा, इसकी हेल्प से। RTH2 डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, इस वाले का हेल्प लेना पड़ेगा। इसका हेल्प लोगे, उसको उठा करके आप पुट करोगे, Q2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, जो जो फॉर्मूला है ना आसान आसान वाला वही है इधर सर। अब ये मैकेनिक्स की तरह नहीं है कि कौन कोई गोल गोल चक्कर लगा रहा है, रोटेशन हो रहा है। सर 400 तो आ रहा है। 400 आ रहा है? 400 ज्यादा है यार, डेटा सब कुछ सही लिखे हो ना? पता ना तुम कहाँ से गलती कर रहे हो, 75 आना चाहिए, एक बार चेक कर लो। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ये कितना दिया हुआ था Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कुछ दी हुई है कि पहले अरेंजमेंट में हीट फ्लो कितने का हो रहा है, 40 वॉट का। तो 40 इज इक्वल टू T1 कितना, सॉरी T2 है 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई RTH1 निकालना। RTH1 निकालोगे ना तो कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है। ये जो कॉम्बिनेशन है किसमें है, सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा। और आइडेंटिकल डायमेंशन है तो ये और ये जो होगा दोनों सेम होगा। ठीक है, जब ये दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2RAL प्लस RCU लिख सकते हो। अब RAL की वैल्यू रख दो और RCU की वैल्यू रख दो, डायमेंशन सेम है तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ कुछ मान लो अपने से, वो फाइनल जो आंसर होगा उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 400 100 डिवाइडेड बाई 2 L बाई
के कितना दिया था अल्मोनियम के लिए 400 या 200, 200 ए प्लस एल बाई कॉपर के लिए 400 इंटू ए। ठीक है, अब यहां से एक चीज निकलेगा, दैट विल बी एल बाई ए। अच्छा, दोनों में नहीं करेंगे, एक में करेंगे। यहां से कैलकुलेट करोगे ना एल बाई ए, इसी एल बाई ए की इधर जरूरत है, क्योंकि अगर इधर आरटीएस 2 निकालोगे ना तो आरटीएस 2 जो होगा दैट विल बी T2 माइनस T1। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, सुन लो, एक मिनट सुन लो, ये दोनों पैरेलल में है और इसका जो इक्विवेलेंट है इसके साथ सीरीज में है। तो क्या 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 यहाँ, सॉरी, हाँ, तो यहां जब लिखोगे ना इसके लिए तो आर अल्मोनियम प्लस RaL डिवाइडेड बाई RaL प्लस RCU, दो जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद ही है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है उसी के एनालोगस है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब इसमें ध्यान से देखोगे ना तो ये क्यू निकालने के लिए ये वाला टर्म अननोन आएगा, तो ये वाला टर्म अननोन यहां से निकल तो जा रहा है। जब तुम डायरेक्टली यहां से इसको सॉल्व करते ना तो ये वाला चीज तुमको पता ही नहीं था, ये चीज इसमें यूज आता तो उसको पहले वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं। चलो फाइनल हम ही सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे सो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई L by A 1 by 100 plus 1 by 400। सर L by A 200। L by A कितना 200 आ रहा है, इधर इधर इसी को सिंप्लीफाई करना है। L by A जो आएगा 200 सही है, L by A will be 200, 200 आ रहा है सबका, तो इधर फिर गलती कर रहे होगे। हाँ सर, मेरा आंसर आ गया 300/4 इज इक्वल टू 75। बढ़िया। Q2 जो कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई, एल्युमिनियम के लिए क्या लिख सकते हो, L by A के एल्युमिनियम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा, इसकी जगह 200 इंटू 1 बाई क्या क्या क्या, इसकी जगह सीधे पुट कर रहा हूँ। एल्युमिनियम का कितना था 200 या 400, 200, हाँ 1 कर सकते हैं, प्लस इधर से सब चीज कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इधर बचेगा 1 बाई 200 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 400। ये वाला उड़ गया ना दिमाग से, ये RCU की जगह रखे और इधर रखे तो इधर से एक टर्म कॉमन आएगा और 200 इधर मल्टीप्लाई होकर रहेगा, ऊपर में 200 होगा, सिंप्लीफाई करोगे ये इतना आएगा। ठीक है, देखो यहां से एक ये ऐसा एक टर्म कॉमन आएगा ना L बाई ए, और ऊपर इधर बचेगा L स्क्वायर बाई ए, तो एक ऊपर नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक L बाई ए ऊपर बचेगा जिसकी जगह मैंने 200 लिख दिया, नीचे इधर बचेगा 1 बाई के एल और 1 बाई के एल जो इधर लिखा हुआ है, और बाकी चीज क्या, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी निकालना है ना सर? किसका के इक्विवेलेंट पूछे नहीं है, निकाल सकते हो अगर मन करे तो निकाल लो, दोनों केस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। चलो ऐड कर लो, कितना 56 हो गया, बाकी का 5 मिनट वो कर लो, 100 कितना 400/6 75 आएगा, आंसर 75 होना चाहिए। अब जिसका नहीं आ रहा वो सोचो क्या गड़बड़ी हो रही, ये 1 हो गया प्लस इधर कितना आएगा, देख लो
एप्टीट्यूड का क्लास लेना पड़ेगा क्या तुम लोग को? कैलकुलेशन बहुत बेकार है। चलो इस भाई ने क्या बोल रहा था, एक के इक्विवेलेंट निकालो दोनों अरेंजमेंट के लिए। लिख लो, सवाल लिख लो। इन द एबव प्रॉब्लम फाइंड के इक्विवेलेंट फॉर बोथ अरेंजमेंट्स। फाइंड के इक्विवेलेंट फॉर बोथ अरेंजमेंट्स। ए और बी जो अरेंजमेंट है उसके लिए के इक्विवेलेंट निकाल लो। कंडीशन क्या है कि पहले अरेंजमेंट में फॉर अरेंजमेंट ए के लिए क्या करना है, एल जो होगा उसको ले लेना 3, या एल इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी 3L। मतलब जो इक्विवेलेंट रॉड ले रहे हैं ना, जिसका के इक्विवेलेंट निकालना है, उसका लेंथ 3L के बराबर है। इसका जरूरत पड़ेगा। अरेंजमेंट 1 का ही निकालो, 2 का छोड़ो। 2 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कैलकुलेशन होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। 1 का कैलकुलेट करो। केस 1 में के इक्विवेलेंट कितना होगा, इफ रॉड ऑफ लेंथ 3L इज टेकन। फॉर्मूला कहाँ पलट रहे हो, उस फॉर्मूला से नहीं होगा ना, वो 2 रॉड के लिए है। कंसेप्ट यूज करो ना कि RTH दोनों में सेम होना चाहिए। जो उन तीनों का रेसिस्टेंस है, थर्मल रेसिस्टेंस इसके थर्मल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसको चेंज करना सिंगल रॉड में जिसका लेंथ 3L है, इसका के इक्विवेलेंट पता करना। तो यहां से जो RTH इक्विवेलेंट आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का जो RTH इक्विवेलेंट है उसके। तो यहाँ से RTH इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ के बराबर होना चाहिए। तो इधर से देखोगे तो डेट विल कम एज 3L बाई सर 240। 240 देखते हैं। L बाई एल्युमिनियम के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू A प्लस L बाई 400 इंटू A। 240 आ रहा है। लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है 240 है। और सर सेकंड नंबर जो दूसरा वाला है वो वाला 400 आ रहा था। वो 400 आ रहा था, उसमें तो यार मैंने कुछ कंडीशन ही नहीं दिया था। लेंथ कितना माने हो, एल इक्विवेलेंट कितना माने हो? हाँ हाँ चलो ठीक है। तो सॉल्व अगर उसमें क्या है ना, उसमें जो लेंथ इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा वो 3L की जगह 2L लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो अरेंजमेंट था कुछ इस तरीके का था।
ये लेंथ L और ये लेंथ L, जो फाइनल इक्विवेलेंट का लेंथ लेंगे वो 2L लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अगर ऐसे सॉल्व करोगे, तुमने क्या मान के करा था? चलो जो भी मान करके करे हो समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कर सकते हो। बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।